हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रशांत पूजन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि एसएससी एमटीएस का फेज 1 का पेपर मई महीने में कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। इसके बाद जून में आपका दूसरे सप्ताह से एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो जो हमें दोस्तों फीडबैक मिले हैं, जो हमारे बच्चे भी पढ़े हुए हैं या फिर हमारी टीम जो सेंटर के बाहर जाकर रिव्यू करवाई है रैंकाइन एकेडमी पे, आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ पर काफ़ी बच्चों ने बोला कि सर जो पढ़ा है वो तो ठीक है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसके इर्द गिर्द से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 30-35 प्रैक्टिस सेट आपके एसएससी एमटीएस में आए हुए जीके जीएस के पेपर को यहाँ पर सॉल्व करवा दिया है। आज एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को करना क्या है कि जैसे आप लोग की पढ़ाई यदि जीके जीएस की कंप्लीट हो गई है तो आप लोगों को क्वेश्चन देख के खुद से टिक करना है कि क्या हमें 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम पता है कि नहीं पता है, ठीक है ना। इसके साथ ही आत्मीय समाज की भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कलकत्ता यूनिटेरियन की भी स्थापना इन्होंने की थी। सती प्रथा को बंद करवाने का भी इन्होंने कार्य किया था। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत भी इन्हें कहते हैं। तो ये सब सेगमेंट आपको पता है कि नहीं पता है, बस आप लोग को इतना ध्यान देना है। तो दोस्तों, पहले ही प्रश्न पर यदि हम बात करें तो पहला ही प्रश्न आपका क्या है कि 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से किसने किया था? एच.एन. कुंजरू, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। दोस्तों, यदि ब्रह्म समाज की बात करें, कौन से समाज की? ब्रह्म समाज की बात करें तो राजा राम मोहन राय का भी नाम आता है। इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दोस्तों, ब्रह्म समाज के साथ साथ इन्होंने आत्मीय समाज की भी स्थापना की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन्होंने आत्मीय समाज की भी स्थापना की। यदि आपसे पूछे कि आत्मीय समाज की स्थापना किसने की थी तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय समाज की स्थापना की थी। इसके बाद ब्रह्म समाज, जैसा कि आपके पेपर में दिया हुआ है, तो ब्रह्म समाज की भी स्थापना इन्होंने की थी। और दोस्तों, कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की भी स्थापना इन्होंने की थी। तो कलकत्ता यूरेटेरियन की भी स्थापना इन्होंने की थी। इसके साथ ही दोस्तों, एक कार्य के लिए इन्हें और हम जानते हैं, वह है सती प्रथा को बैन करवाने के लिए, सती प्रथा को बंद करने के लिए भी इन्हें जाना जाता है कि उसके लिए भी इन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किया था, सती प्रथा को बंद करवाने के लिए। इसके साथ ही दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में भी इन्हें जानते हैं, ठीक है ना। पुनर्जागरण के अग्रदूत, यदि बोल दे, आपसे पूछ ले कि भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन हैं, अग्रदूत कौन है, तो आप लोग क्या टिक करेंगे? आप लोग दोस्तों राजा राम मोहन राय का नाम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो यह पांचों पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। आत्मीय समाज की भी स्थापना के लिए राजा राम मोहन राय को ही जानते हैं। कलकत्ता यूनिटेरियम की भी स्थापना इन्होंने की। सती प्रथा को बंद करवाने का भी इन्होंने कार्य किया था। तो प्रश्न नंबर पहला और उससे संबंधित 5 बातें भी हम लोगों ने यहाँ पर देख ली। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कपड़ा उद्योग, कौन सा उद्योग? कपड़ा उद्योग में मूल्य संवर्धन, संवर्धन का मतलब कि यदि कपड़े उद्योग में मूल्य का संवर्धन हो रहा है, यानी कि उसकी जो कीमत है, जो उसकी वैल्यू है, जो उसका मूल्य है, यदि वो बढ़ रहा है, मूल्य का यदि संवर्धन हो रहा है, संबंध में बुनाई का अनुसरण किया जाता है। फाइबर उत्पादन में दोस्तों मूल्य संवर्धन के संबंध में बुनाई का अनुसरण, फाइबर से इसका कोई संबंध नहीं है। परिधान निर्माण, कताई नहीं। रंगाई और परिष्करण, रंगाई का मतलब होता है कि कपड़े में रंग भरना। कपड़े में दोस्तों रंग भरने को क्या बोलते हैं? रंगाई बोलते हैं। और परिष्करण, परिष्करण का मतलब कि शुद्ध, परिष्करण का मतलब क्या होता है? शुद्ध, ठीक है ना। यदि आपसे पूछे कि परिष्करण का मतलब क्या होता है, तो परिष्करण का अर्थ होता है शुद्ध करना। इसके साथ ही रंगाई और परिष्करण में मूल्य संवर्धन के संबंध में बुनाई का अनुसरण किया जाता है। इसे आप लोग को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी? ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है, गुप्त वंश को यहाँ पे हेडलाइन करना है, यहाँ पे लाइट करना है, और गुप्त वंश में समुद्रगुप्त। ठीक है ना। तो दोस्तों जो समुद्रगुप्त थे इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। ठीक है ना, भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को कहा जाता था। और समुद्रगुप्त के बारे में एक बात बड़ी फेमस है, वह बात कौन सी है कि बीड़ा बजाती हुई, ठीक है ना, जो बीड़ा बजाती हुई इनके राज्य में जो सिक्के चले उन सिक्कों पे इनकी फोटो होती थी जिनमें ये बीड़ा बजाते हुए दिखाई देते थे। अब यदि ये बीड़ा बजा रहे हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ, यह संगीत प्रेमी थे, कि संगीत से इनको लगाव था। ठीक है ना, तो इसलिए इनको कविराज की भी उपाधि देते हैं। तो समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश के संस्थापक थे, इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और इन्हें कविराज की उपाधि प्राप्त थी। एक प्रश्न ऐसा भी सीजीएल में पूछा हुआ है कि किस राजा की जो मूर्ति है वह बीड़ा बजाते हुए उसके राज्य के सिक्कों पर दिखाई गई है, तो उसका आंसर भी समुद्रगुप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। पद्मश्री पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री। ठीक है ना, सम्मानित गद्दाम पद्माजी रेड्डी। ठीक है ना, गद्दाम पद्माजी रेड्डी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया है कि यह सभी भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। सत्रिय हो गया, यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? असम का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। आपसे पूछ सकता है। इसके साथ जो मणिपुरी है, यह मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद कथक की बात करें तो दोस्तों जो कथक है यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है ना, इन सभी शास्त्रीय जो नृत्य हैं इन्हें आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों जो सत्रिय है यह सबसे अंतिम में, यानी कि सन 2000 में, यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में क्या हुआ? सम्मिलित हुआ। ठीक है ना, भारत के शास्त्रीय नृत्यों में यह सम्मिलित हुआ सन 2000 में सत्रिय। अब बात करते हैं गद्दाम पद्माजी रेड्डी की। तो यह भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। तो जो कि आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। और पद्माजी रेड्डी जो कि पद्म पुरस्कार विजेता हैं, यह कुचिपुड़ी के लिए जानी जाती हैं। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। पारितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? दोस्तों पारितंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ क्या होता है? जैसे कि जल हो गया, क्या हो गया? जल हो गया। सपोज करिए कि एक जलाशय हो गया। क्या हो गया? एक जलाशय हो गया। ठीक है ना, एक स्थल भूमि हो गई, और ऊपर हमारा वायुमंडल का क्षेत्र हो गया। ठीक है, एक वायुमंडल का क्षेत्र हो गया। तो यह जो बीच में जगह आई, ठीक है ना, इसमें स्थल मंडल भी है, जल मंडल भी है और वायुमंडल है। अर्थात स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से घिरे क्षेत्र में क्या संभव होता है दोस्तों? यहाँ पे जीवन संभव होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर लाइफ होती है। क्या होती है? यहाँ पर लाइफ होती है। ठीक है ना, यहाँ पे जीवन होता है। तो यह जो हमारा स्पेस है जहाँ पर जीवन संभव है उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है ना, जहाँ पर स्थल भी हो, जल भी हो और वायुमंडल का वो क्षेत्र जहाँ पर जीवन संभव है उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और ऐसे जगह को पारिस्थितिकी तंत्र ही कहा जाएगा। ऐसी जगह को पारिस्थितिकी तंत्र ही कहा जाएगा। अब सपोज करिए किसी वैज्ञानिक ने तो बताया होगा ना, यदि हम आम को आम बोलते हैं तो उसे भी किसी समझदार आदमी ने बताया होगा कि इसे आम बोलना है। ठीक है ना, तो आर्थर टैंसले, दोस्तों आर्थर टैंसले वह साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जहाँ पर जीवन संभव है उस स्थान को पारिस्थितिकी तंत्र कहा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5वें का आंसर आर्थर टैंसले हो जाएगा। आगे बात करते हैं
भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? सबसे पहले तो बच्चों आप लोग को यहाँ पर विवर्तनिक गतिविधि का शब्द नहीं पता होगा कि भैया विवर्तनिक गतिविधि क्या होती है, ठीक है ना। विवर्तनिक गतिविधि, सपोज करिए कि यदि कोई भूकंप आया, ज्वालामुखी फटा, ठीक है ना, तो उससे जो क्रेट उत्पन्न हुआ, उससे जो स्पेस बना, बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे कोई भूकंप आ गया, ठीक है ना, जैसे कोई भूकंप आ गया या ज्वालामुखी, ठीक है ना, या ज्वालामुखी का उद्गार हो गया, भूकंप आ गया या ज्वालामुखी का उद्गार हो गया, तो ऐसी प्राकृतिक घटनाओं से यदि कोई झील बना है तो उसे क्या बोलेंगे कि यह झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है। इसका मतलब कि ऐसी किसी एक्टिविटी से इस झील का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों वह वूलर झील है, वह वूलर झील है, और वूलर झील जो है वह विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है भारत में। तो प्रश्न नंबर 6 का आंसर वूलर झील हो जाएगा। धामे का स्तूप, कौन सा स्तूप? धामे का स्तूप भारत में सर्वाधिक प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो जिले यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म से जो उत्तर प्रदेश का सारनाथ है, ठीक है ना, जो उत्तर प्रदेश का सारनाथ है, सबसे पहले तो आप यह समझिए कि सारनाथ कौन से जिले में पड़ता है। दोस्तों सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में पड़ता है। और यहाँ पर गौतम बुद्ध ने यहाँ पर अपना प्रथम उपदेश दिया, ठीक है ना। गौतम बुद्ध ने क्या दिया था? प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दिया था। और दोस्तों जो धामे का स्तूप है, जो धामे का स्तूप है वह कहाँ पर स्थित है? वह सारनाथ में ही स्थित है, ठीक है ना। धामे का स्तूप जो है वह कहाँ स्थित है? वह सारनाथ में स्थित है। अब चूंकि सारनाथ जो है वह वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 7वें का आंसर क्या हो जाएगा? धामे का स्तूप सारनाथ में स्थित है। और सारनाथ कहाँ स्थित है? वाराणसी में। सैयद वंश के ठीक बाद इनमें से किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया? दोस्तों यहाँ दिल्ली सल्तनत की बात चल रही है, तो दिल्ली सल्तनत यदि आप लोग को याद हो, ठीक है ना, तो दिल्ली सल्तनत पे सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पर गुलाम वंश की बात कर लें, ठीक है ना। दोस्तों खिलजी वंश की बात कर लें, गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, और यहाँ पर तुगलक वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश यहाँ पर दिया ही है, सैयद वंश, ठीक है ना। और लास्ट में इब्राहिम लोदी, ठीक है। और लोदी के बाद क्या हो गया? फिर मुगल वंश स्थापित हो गया। तो आपसे पूछे कि दिल्ली पे सबसे पहले किस वंश ने राज किया, जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है, तो पहला होगा गुलाम वंश, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है ना। इसकी स्थापना किसने किया था? ऐबक ने किया था। कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि सैयद वंश, तो सैयद वंश के ठीक बाद कौन सा वंश आ गया? लोदी वंश आ गया। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? लोदी वंश बोलेंगे। और इसका अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। कौन था? इसका अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। और इसकी दोस्तों युद्ध किससे हुआ था? इसका युद्ध हुआ था बाबर से, जिसे हम पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं, जिसे हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। अर्थात यह पानीपत का प्रथम युद्ध कहलाता है, ठीक है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत जो है वह मुगल काल में तब्दील हो गया। तो प्रश्न नंबर 8वें का आंसर क्या हो जाएगा? लोदी वंश। किस भारतीय राज्य सरकार ने परियोजना क्लैप नामक एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है? ठीक है ना।
किस भारतीय राज्य सरकार ने, इसका मतलब क्या है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने एक परियोजना लॉन्च की है जिसे क्लैप के नाम से जानते हैं, तो यह दोस्तों आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश ने क्लैप परियोजना लॉन्च की है। तो इस तरीके की जैसे कोई स्वच्छता से प्रश्न पूछे, या फिर कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई परियोजना लॉन्च हुई है, या फिर कोई महामारी फैली है, या फिर किसी को कोई खाद्य पदार्थ दिया जा रहा है गरीबी स्तर से नीचे, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी कुछ योजनाएं हैं जिनमें यानी कि कोई इम्पोर्टेंट यदि परियोजना लॉन्च हुई है जिसका कि लोगों पे जो गरीब हैं, वंचित हैं, उन पर डायरेक्ट असर पड़ रहा है, तो ऐसी परियोजनाएं सामान्यतः पूछी जाती हैं। तो प्रश्न नंबर 9 का आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नुआखाई उत्सव, दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ऐसे तमाम उत्सव हैं, ठीक है ना, ऐसे तमाम उत्सव हैं जिनसे प्रश्न हमेशा पूछता है। तो अभी नुआखाई पढ़ा है, तो नुआखाई दोस्तों भारत के उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अग्रहवें प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के बारे में है, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वह 51 किसके बारे में है, यह हमसे पूछा है। कृषि और पशुपालन को संगठित करने में, इसका कोई मतलब नहीं है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने में, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में। दोस्तों जो आर्टिकल 51 है, ठीक है ना, आप जिसे डीपीएसपी नीति निदेशक तत्व के बारे में भी आप जानते होंगे, उसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में है, ठीक है। तो आप इस तरीके के प्रश्नों के लिए भी तैयार रहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नमूना पंजीकरण प्रणाली, ठीक है ना, नमूना पंजीकरण प्रणाली की सन 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा कामकाजी आयु के अंतर्गत आता है। 44, 74, 66 या 85। दोस्तों जो नमूना पंजीकरण प्रणाली है सन 2018 में, भारत में 66% लोग ऐसे हैं जो कि कामकाजी आयु का मतलब क्या है कि वह वर्क कर सकते हैं, वह किसी भी प्रकार का काम कर सकते हैं। दोस्तों 66 में जो लोग इन्वॉल्व नहीं है वह क्या है, वह बुजुर्ग हैं, या फिर वह बच्चे हैं, और तीसरा जो कैटेगरी है कि गंभीर रूप से या फिर उनको किसी तरीके की दिक्कत है, या फिर वो दिव्यांग है, ठीक है ना, वो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर 66% लोग ऐसे हैं जो सन 2018 की रिपोर्ट के अनुसार किसी भी तरीके का काम कर सकते हैं। अनफिनिश्ड प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री का एक संस्मरण है। दोस्तों अनफिनिश्ड जो है वह प्रियंका चोपड़ा, ठीक है ना, प्रियंका चोपड़ा जोनस जो हैं, जो हिंदी फिल्मों और जो हॉलीवुड की फिल्में होती हैं दोनों में काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। तो अनफिनिश्ड प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री का एक संस्मरण है, यानी कि उनका एक याद है, ठीक है ना, अपने बारे में या फिर अपने जो अनुभव हैं उसके बारे में उन्होंने एक जगह कुछ लिखा है, तो उसका नाम क्या है, अनफिनिश्ड। दोस्तों इस तरीके के जो प्रसिद्ध पुस्तक होती है या फिर फेमस पर्सनालिटी यदि अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं, या फिर कोई तीसरा व्यक्ति उनके बारे में लिख रहा है, कोई नोवेल चर्चा में है, या फिर किसी बुक या फिर किसी नोवेल को पुरस्कार मिल रहा है तत्काल में, तो ये सब चीज़ें परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में लगाता है। दोस्तों काफ़ी आसान सा प्रश्न है कि चंद्रमा जो पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है, ठीक है ना, यह पृथ्वी का क्या है, एक उपग्रह है, और पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या सिर्फ एक ही है जो कि चंद्रमा है। यह पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में लगा लेता है। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उसी तरीके से चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो यह भूगोल का काफ़ी आसान सा प्रश्न था सौरमंडल से। फील्ड हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति होती है। दोस्तों जब फील्ड हॉकी का खेल होता है उस खेल में यदि कोई चोटिल हो गया, कोई गिर गया, या फिर कुछ भी यदि उसको हो गया, वो कंफर्टेबल नहीं है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उससे बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसकी कोई सीमा तो है नहीं कि 2 लोग ही चोटिल हो सकते हैं, 3 लोग ही चोटिल हो सकते हैं। जितने लोग चोटिल हो सकते हैं उतने लोग को रिप्लेस किया जा सकता है। तो यहाँ पर रिप्लेस करने की यानी कि प्रतिस्थापित करने की कोई सीमा नहीं होती फील्ड हॉकी में। निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ठीक है ना,
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि सन 2020 का था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जापान के टोक्यो में कब होने वाला था? सन 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से सन 2021 में हुआ। बात समझ में आई? तो उस प्रतिस्पर्धा में ऐसी कौन सी टीम थी जिन्होंने कोई पदक नहीं जीत पाई? दोस्तों, महिला एकल बैडमिंटन जैसे कि पीवी सिंधु हो गई, इन्होंने जीता। पुरुष हॉकी ने कांस्य पदक जीता। पुरुषों के भाला फेंक में दोस्तों क्या आया? गोल्ड आया, ठीक है ना। तो ऐसा विजेता है, लेकिन महिला हॉकी टीम नहीं जीत पाई थी। तो महिला हॉकी टीम इन चारों में से ऐसी एक टीम है या फिर यह ऐसा प्रतिस्पर्धा था जिसमें कोई पदक नहीं आया। तो 16वें का आंसर पहला हो जाएगा। इसमें आप लोग को करना क्या है कि जितने भी पदक और जिस जिस सेगमेंट में आए हैं, चाहे वो सिल्वर हो, गोल्ड हो, कांस्य हो, ठीक है ना, कौन कौन जीता, कुश्ती में किसने जीता, हॉकी में किसने जीता, बैडमिंटन में किसने जीता, भाला फेंक में किसने जीता और वेट लिफ्टिंग में किसने जीता, इसे आप लोग पढ़िए। भारत के संविधान में किस अध्याय में संसद के लेखों की चर्चा है? दोस्तों, भारत के संविधान के अध्याय 2 में संसद के लेखों की चर्चा है। तो प्रश्न नंबर 17वें का आंसर क्या हो जाएगा? अध्याय 2। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक केंद्रीय बजट को क्या कहा जाता है? दोस्तों, जो अनुच्छेद 112 में वर्णित है कि वार्षिक केंद्रीय बजट का मतलब कि जो केंद्र सरकार का बजट होता है, ठीक है ना, जो केंद्र सरकार का बजट होता है, और वार्षिक का मतलब कि वर्ष में एक बार जो केंद्र सरकार का बजट होता है उसे वार्षिक वित्तीय जो होता है विवरण उसे कहते हैं। यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण उसे कहते हैं, जो कि केंद्र सरकार का बजट होता है, और अनुच्छेद 112 में इसके बारे में लिखा गया है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर में स्थापित हुई। दोस्तों, पहली इंग्लिश फैक्ट्री जैसे कि स्थायी और अस्थायी, मसूलीपट्टनम और सूरत में आता है ना, सूरत और मसूलीपट्टनम में आता है अस्थायी और स्थायी। तो वो हमसे नहीं पूछ रहा है, वो हमसे हुगली नदी के तट पर पूछ रहा है कि पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर कब लगी थी? तो वह कब लगी थी? 1651 में, ठीक है ना। तो 1651 में पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री थी हुगली नदी के तट पर, वह 1651 में लगी थी। और पहली स्थायी कब लगी, पहली अस्थायी कब लगी, इसे आप लोग को देखना है। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? दोस्तों, 1 से लेकर 20 तक जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हाइड्रोजन की मैं बात करूं और हीलियम की बात करूं, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है ना। तो 1 से लेके 20 तक आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए। तो अभी हमसे सल्फर पूछा है दोस्तों, सल्फर हमारा 16वें नंबर पे आ रहा है, तो बिल्कुल तो आपका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह 16 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 20वें का आंसर 16 यानी कि सल्फर। इसी तरीके से आपका किसी से भी पूछे आप लोग उसको कर देंगे। जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कमी नहीं। दोस्तों, यदि जमीन में पानी रिस गया तो उसको क्या बोलेंगे? कटाई नहीं बोलेंगे। रिचार्जिंग तो अलग होता है, यानी कोई चीज़ फिर से पुनर्जीवित हो रही है। दोस्तों, घुसपैठ यानी कि अंदर घुसना, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं ना वह अंदर घुस गया, इसका मतलब पानी जमीन के नीचे चला गया, तो उसको क्या बोलेंगे? घुसपैठ बोलेंगे। मई सन 2022 से भारत के मुख्य G20 समन्वयक कौन होंगे? दोस्तों, हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है ना। अजीत डोभाल भारत के क्या हैं? NSA हैं, चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है ना। जो देश के क्या है? NSA है। और हर्षवर्धन श्रृंगला जो है वह G20 समन्वय के क्या है? मेन होंगे। और दोस्तों, G20 सन 2023 की जो अध्यक्षता है, यह कौन कर रहा है?
या इंडिया यानी कि भारत कर रहा है, और इससे प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 22वें का हर्षवर्धन श्रृंगला। झावेरी बहनें इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? दोस्तों जो झावेरी बहनें हैं यह मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं, और मणिपुरी जो है यह मणिपुर का क्या है, एक शास्त्रीय नृत्य है। बात समझ में आई। इसी तरीके से मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कुचिपुड़ी को भी आप लोग देख लेंगे। ओडिसी उड़ीसे का हो गया, कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया, आंध्रा का हो गया। दोस्तों पंडित रविशंकर का नाम नामक संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है, सितार से जुड़ा हुआ है। दोस्तों पंडित रविशंकर जो हैं वह सितार बजाने के लिए बहुत फेमस हैं। इनको ग्रैमी पुरस्कार मिला है, इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला है। तो पंडित रविशंकर का सितार तो काफ़ी आसान है, लेकिन इनसे संबंधित इनको मिले पुरस्कारों से संबंधित भी आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? दोस्तों आपको भारत के सभी पड़ोसी देशों के नाम, जैसे कि नेपाल हो गया, चीन हो गया, अफगानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो इन सभी का आपको नाम पता होना चाहिए और उनकी राजधानी भी आप लोग को पता होनी चाहिए। तो कंधार, रांची, काबुल और काठमांडू। दोस्तों जो काबुल है यह अफगानिस्तान की क्या है, राजधानी है। तो इस तरीके के प्रश्न भी आपसे पूछ लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने 25 प्रश्न जो कि SSC MTS में आए हुए थे प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लिया। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो और इस तरीके के और भी आपको प्रैक्टिस सेट करने हैं तो आपके चैनल पर यह प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।